फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। सो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है? देर आर 4 नेसेसरी कंडीशन डेडलॉक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर हमने बात की थी कि डेडलॉक हैंडलिंग की स्ट्रेटेजी क्या क्या है। उसमें फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था डेडलॉक प्रिवेंशन। इन द डेडलॉक प्रिवेंशन हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी चारों में से कोई भी एक कंडीशन को हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। सो दैट मीन्स दैट इज व्हाट डेडलॉक प्रिवेंशन। चार कंडीशन कौन कौन सी थी हमारी? दैट फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हमने बोला वायलेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या था कि किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में हमें एटलीस्ट एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो शेयरेबल मोड में नहीं हो, जिसको हम शेयर नहीं कर सकते, मतलब कि एट ए टाइम एक ही प्रोसेस उसको यूज करेगी। ये था म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब हम बोल रहे हैं कि वायलेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब कि हमें सिस्टम में सारे रिसोर्सेज को शेयरेबल बनाना है, यानी कि ऑल रिसोर्सेज इन द सिस्टम मस्ट बी शेयरेबल इन नेचर, ताकि आपका क्या होगा, एट ए टाइम एक से ज़्यादा प्रोसेस क्या कर सकती है, उस रिसोर्स को यूज़ कर सकती है। डेफिनेटली अगर इस टाइप से आप कंडीशन बना देते हो तो डेडलॉक आने के चांस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दैट इज द सिचुएशन। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वे से आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉल्स कर सकते हो, वायलेट कर सकते हो, बट अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि प्रिंटर है, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस है जिसको हमेशा शेयरेबल बनाना पॉसिबल नहीं है। ऑल रिसोर्सेज आर नॉट पॉसिबल टू शेयरेबल। दैट इज द कंडीशन। नाउ चलिए, अब सेकेंड कंडीशन थी आपकी वायलेशन ऑफ होल्ड एंड वेट, जो हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अगर हम होल्ड एंड वेट को फॉल्स करते हैं तो क्या हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर पाएंगे? सो जस्ट हियर दिस कंडीशन कैन बी वायलेट इन द फॉलोइंग वेज। द फर्स्ट वे इज व्हाट? प्रोसेस हैज टू फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर ऑल द रिसोर्सेज it require for execution. Once it has acquired all the resources, only then it can start its execution. Got it? This approach ensure that process does not hold some resource and wait for the other resource. मतलब देखिए, दो तरीके होते हैं होल्ड एंड वेट को फॉल्स करने के। पहला तरीका जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट वे इज व्हाट? रिक्वायरमेंट, यानी प्रोसेस को कौन कौन से रिसोर्स लगने वाले हैं वो सारे ही पहले वो क्या करेगी, जनरेट करेगी। अगर सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है तो वो सारे रिसोर्स एक साथ एक्वायर करेगी और एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी। अगर मान लीजिए उसे 3 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है और एक रिसोर्स अभी अवेलेबल नहीं है तो वो एक भी रिसोर्स को होल्ड करके नहीं बैठ सकती, यानी कि हम उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं करेंगे। गॉट इट? आपका यहाँ पे क्या होगा कि प्रोसेस होल्ड एंड वेट वाली जो सिचुएशन थी वो खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर प्रोसेस को 3 रिसोर्स चाहिए और उस टाइम पे तीनों अवेलेबल है तो वो तीनों से एलोकेट कर देंगे और हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देंगे, वो कंप्लीट हो जाएगी, तीनों रिसोर्स रिलीज कर देगी। लेकिन मान लीजिए स्टार्टिंग में जैसे ही प्रोसेस आई उसे 3 रिसोर्स चाहिए, 2 अवेलेबल है, एक अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम एक भी रिसोर्स उसे एलोकेट नहीं करेंगे। ये एक सॉल्यूशन तो है, बट अगेन इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा। मान लीजिए एक प्रोसेस को 3 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट थी, 2 अवेलेबल है और उस प्रोसेस का मैक्सिमम टाइम उन दोनों रिसोर्स पे ही स्पेंड होने वाला था। थर्ड रिसोर्स जो से रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल लेस अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो रिसोर्स भी अवेलेबल है और प्रोसेस भी रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, यानी कि हम उस रिसोर्स का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड क्या हो सकती है इसमें प्रॉब्लम? सेकेंड प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन तो कम होना ही है, लेकिन किसी प्रोसेस को रन टाइम पे किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे हम? इट मे बी पॉसिबल कि प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो सबसे प्रोसेस के बिगिनिंग में रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को शो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि लेस एफिशिएंट होगा and it not implement since it is not possible to predict advance which resource will be required during execution। कौन सा रिसोर्स एग्जीक्यूशन में रिक्वायर्ड होगा ये पहले से प्रिडिक्ट करना किसी भी प्रोसेस के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि प्रोसेस को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन या रन टाइम पे किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो गई, तो अब यहाँ पर वो उस टाइम पे रिक्वेस्ट जनरेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमने क्या बोला, जैसे ही रिसोर्स प्रोसेस आएगी सबसे पहले उसे सारे रिसोर्स बताने पड़ेंगे। अगर सारे अवेलेबल है तो अलोकेट कर देंगे, नहीं है तो एक भी अलोकेट नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली एफिशिएंट नहीं है,
ठीक है, और इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएगा तो नॉट इम्प्लीमेंटेबल। सो मतलब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसा हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए बोला कि सारे रिसोर्स को शेयरेबल बनाना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही किसी भी प्रोसेस को सारे रिसोर्स के रिक्वेस्ट बिगिनिंग में देना पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज द फर्स्ट वे टू वायलेट होल्ड एंड वेट। ये एक पहला तरीका था जो कि हमने क्या बोल दिया कि दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अब देखिए ये तरीका है, दैट इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। सो अगर हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है और उसमें बोलता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन टू वायलेट होल्ड एंड वेट, तो आपको ऑप्शन में दिया है, तो ये फर्स्ट वे जो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ सेकंड तरीका क्या है इसका कि प्रोसेस इज allowed to acquire the resource it desire at the current moment. After acquiring the resources it start its execution, ठीक है। Now before making any new request it has to compulsory release all the resources that it hold currently. This approach is efficient and implementable. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि प्रोसेस को हम क्या करेंगे, अलाउड टू एक्वायर द रिसोर्स। मतलब प्रीवियस केस में हम क्या बोल रहे थे कि जैसे ही प्रोसेस आई उसे कुछ रिसोर्स चाहिए, अगर वो अवेलेबल है तो हम उसको क्या कर दें, अलोकेट कर दें, ठीक है। लेकिन अगर उसे सारे रिसोर्स, जैसा हमने प्रीवियस केस में बोला कि सारे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट बिगिनिंग में उसे देना होगी, तो अगर सारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो जितने अवेलेबल है हम क्या कर रहे हैं, उतने उसको एक्वायर कर रहे हैं। यानी कि बिगिनिंग में आया, कोई रिसोर्स चाहिए उसे, उसको हमने जितने रिसोर्स चाहिए वो अलोकेट कर दिए। मतलब एट ए टाइम मान लीजिए P1 प्रोसेस आई और P1 प्रोसेस को R1 और R2 दो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, या इनिशियली उसको R1 की रिक्वायरमेंट है, तो हमने R1 अलोकेट कर दिया। अब हम ये बोल रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम अगर उसे R2 की रिक्वायरमेंट है तो किसी भी नए रिसोर्स की रिक्वेस्ट जनरेट करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसका जो एक्वायर्ड रिसोर्स है, जो ऑलरेडी उसको अलोकेटेड है, उसे वो पहले रिलीज करे, उसके बाद ही वो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। मतलब आफ्टर रिलीजिंग इट ओनली पॉसिबल टू जनरेट अ रिक्वेस्ट। अगर वो रिलीज नहीं करता है तो वो रिक्वेस्ट जनरेट ही नहीं कर पाएगा, मतलब हम रिक्वेस्ट ही जनरेट नहीं करने देंगे उस प्रोसेस को। इसका मतलब क्या हुआ कि होल्ड और वेट वाली सिचुएशन फॉल्स हो जाएगी कि जब तक वो रिलीज नहीं करेगा वो वेट या रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए क्या होगा कि मान लीजिए एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड किया, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, उस रिसोर्स की हेल्प से उसने अपनी उस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया, ठीक है, जितना भी पार्ट उसका रिसोर्स से रिलेटेड था। उसके बाद उसे नए रिसोर्स की जरूरत है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो नए रिसोर्स की रिक्वेस्ट जनरेट करने से पहले ओल्ड वाले को रिलीज कर दें। अब प्रोसेस के पास कोई रिसोर्स नहीं है, अब वो नए रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही, अगर वो अवेलेबल है तो अलोकेट हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगी, वेट करेगी। तो वो वेट कर रही है बट होल्ड नहीं कर रही है। सो होल्ड एंड वेट वाली सिचुएशन फॉल्स हो गई आपकी, ठीक है। सो दिस अप्रोच इज एफिशिएंट एंड दैट इम्प्लीमेंटेबल। अब यहाँ पर थर्ड वे क्या है, टाइमर इज सेट आफ्टर अ प्रोसेस एक्वायर एनी रिसोर्स एंड आफ्टर द टाइमर एक्सपायर अ प्रोसेस हैज टू कंपल्सरी रिलीज द रिसोर्स। अभी एक तीसरा तरीका हमने बता दिया कि थर्ड वे में हमने क्या बोल दिया कि एक टाइम तक कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को होल्ड कर सकती है। मतलब कि जैसे हमने रिसोर्स अलोकेट किया प्रोसेस को, हमने एक टाइमर सेट कर दिया, उस टाइम के बाद उस पर्टिकुलर प्रोसेस को उस रिसोर्स को रिलीज करना पड़ेगा। टाइम आउट हो गई, मतलब जैसे हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या हमने राउंड रॉबिन टेक्निक यूज़ की थी कि एक प्रोसेस को हमने 5 मिलीसेकंड तक टाइम क्वांटम दे रखा है, तब तक ही वो सीपीयू का यूटिलाइज कर सकती है। तो वैसे हमने सारे रिसोर्सेज के लिए क्या कर दिया, एक टाइमिंग डिसाइड कर दिया कि कोई भी प्रोसेस इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो रिसोर्स क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है, फिर उसको रिसोर्स रिलीज करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल्सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पॉसिबल है। तो सेकेंड और थर्ड वाला इम्प्लीमेंटेबल है, लेकिन फर्स्ट सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। अब अपने सब के अपने ड्रॉबैक होंगे डेफिनेटली। देखिए यहाँ पर क्या होगा, थर्ड वाले में, थर्ड अप्रोच में दिक्कत क्या आएगी कि ऑब्वियसली अगर मान लीजिए किसी रिसोर्स को आपने किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से टाइम आउट कर दिया या रिलीज कर दिया, अब वो मान लीजिए किसी और पर्टिकुलर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अननेसेसरी उस रिसोर्स को रिलीज करना, मतलब उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कम भी कर रहे हैं हम एक तरीके से। क्योंकि अगर मान लीजिए R1 रिसोर्स P1 के पास है, एक टाइम के बाद उसे रिलीज कर दिया उसने, ठीक है, अब हमने देखा किसी और रिसोर्स को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके करंट एग्जीक्यूशन का अननेसेसरी इंटरप्ट क्रिएट किया हमने। क्योंकि अगर किसी प्रोसेस को रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो अपना एग्जीक्यूशन क्या कर सकती थी, कंटिन्यू कर सकती थी। तो मतलब डेफिनेटली सॉल्यूशन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर प्रोसेस को रिक्वेस्ट करने से पहले रिसोर्स को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। अब इसमें एक स्टारवेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई ज़्यादा पॉपुलर रिसोर्स है जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर वो रिसोर्स किसी पर्टिकुलर प्रोसेस ने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर
बाकी रिसोर्सेज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि प्रोसेस ने एक रिसोर्स को यूज़ किया, अब अगले रिसोर्स की उसे क्या करना है, वेट करना है, तो इस रिसोर्स को वो क्या करेगी, रिलीज करेगी। अब मान लीजिए इट मे पॉसिबल कि जिस रिसोर्स के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो बहुत पॉपुलर रिसोर्स है, वो ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऑलरेडी उसके लिए वेट कर रही है। तो अब यहां पे क्या होगा कि एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाएगा एंड दैट मे क्रिएट अ स्टारवेशन। तो यहां पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है सॉल्यूशन 2 में, ठीक है, दैट प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। यहां पे स्टारवेशन आ सकता है कि एक लॉन्ग टाइम तक वो वेट करे, ठीक है। ये अगेन वही समस्या है कि यहां पर प्रोसेस रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अननेसेसरी इंटरप्ट क्रिएट होगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। सेकेंड में स्टारवेशन आ रहा है और फर्स्ट वाला तो इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू वॉलेट होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट को फॉल्स करके हम डेडलॉक प्रिवेंशन की सिचुएशन को देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, वॉलेशन ऑफ नो प्रीएम्पशन। अभी देखिए हम यहाँ पर सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हम किसी कंडीशन को फॉल्स कर देंगे तो डेडलॉक को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो पहली म्यूचुअल एक्सक्लूजन को नहीं कर सकते, होल्ड एंड वेट के लिए एक पॉसिबिलिटी या दो पॉसिबिलिटी हमें दिख रही थी। अब प्रीएम्पशन के लिए क्या बोल रहा है, दिस कंडीशन कैन वायलेट बाय फोर्सफुली प्रीएम्प्ट। मतलब वही हो गया कि आप कभी कहीं हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आती है तो रनिंग प्रोसेस से आप फोर्सफुली क्या कर सके, किसी भी रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर सके और उस हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं। तो ये फोर्सफुली प्रीएम्पशन का आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू डिजाइन द शेड्यूलिंग लाइक दैट, ठीक है। मतलब अगेन सॉल्यूशन क्या है कि बस आपने पहले क्या बोला था कि नो प्रीएम्पशन होना चाहिए, अब क्या बोल रहे हैं कि द रिसोर्स शुड बी प्रीएम्प्टिव इन नेचर, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रोसेस से कभी भी हम रिसोर्स क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिसोर्स तो रिलीज नहीं करेगी, प्रोसेस तो रिलीज नहीं करेगी क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगी। तो हम यहाँ पे फोर्सफुली उसको अगर ले लेते हैं तो वो वायलेशन ऑफ नो प्रीएम्पशन हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, बट वही है कि आपको करंट एग्जीक्यूशन प्रोसेस से प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। इट मे पॉसिबल कि अगर आपने उससे फोर्सफुली रिसोर्स लिया तो उसके एग्जीक्यूशन में इंटरप्ट आ रहा है तो उससे हो सकता है कि उसके एग्जीक्यूशन में कुछ इफेक्ट पड़े, ठीक है, इट मे पॉसिबल। तो सॉल्यूशन है अगेन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उस कंडीशन को डायरेक्ट फॉल्स बोल दें, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है हमें। हमने पहले बोला था कि हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, अब हमने नेचर प्रीएम्प्टिव बना दिया उसका, दैट्स इट। तो ये सारी कंडीशन हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही करनी पड़ेगी ना। नेक्स्ट, वॉलेशन ऑफ सर्कुलर वेट। तो फोर्थ कंडीशन जो है इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि दिस कंडीशन कैन बी वायलेट बाय नॉट अलाउइंग द प्रोसेस टू वेट फॉर रिसोर्स इन अ साइक्लिक मैनर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि साइक्लिक मैनर में हम रिसोर्स को वेट अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता था कि जब भी कोई प्रोसेस लाइक P1 प्रोसेस किस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रही है, मान लीजिए P1 के पास एक रिसोर्स है, दैट इज व्हाट, लाइक ऑलरेडी P1 के पास एक रिसोर्स है दैट इज R1, ठीक है, ये रिसोर्स अलोकेटेड है। या हम ये बोल दें कि P1 के पास R1 रिसोर्स है एंड दैट इज रिक्वेस्ट फॉर R2, ठीक है, और R2 किसके पास अलोकेटेड है, दैट इज फॉर P2, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास R1 रिसोर्स इसके पास है एंड P2 रिक्वेस्ट फॉर R2 और R2 अलोकेटेड टू P2 रिक्वेस्ट फॉर R3 एंड R3 अलोकेटेड टू P3, ठीक है, एंड P3 रिक्वेस्ट फॉर लाइक R4 एंड R4 अलोकेटेड टू P1, ठीक है, इट मे पॉसिबल, ठीक है। लाइक हम यहां पर इसको हटा देते हैं। सो हमने बोला P1 रिक्वेस्ट फॉर R2 अलोकेटेड टू P2 रिक्वेस्ट फॉर R3 अलोकेटेड टू P3 एंड P3 रिक्वेस्ट फॉर R4 एंड दैट R4 इज अलोकेटेड टू P1। सो ये साइकिल बन गई आपकी, यानी कि P1 P2 पे डिपेंडेंट है, P2 P3 पे डिपेंडेंट है और P3 P1 पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और बाकी चार कंडीशन अगर आप वॉयलेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखिए अगर आपने होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन वॉयलेट कर दी या हम नो प्रीएम्पशन यानी फोर्सफुली किसी प्रोसेस से रिसोर्स छीन के अगर दूसरी प्रोसेस को दे देंगे तो भी साइकिल ब्रेक हो सकती है। तो अभी हम फोर्थ कंडीशन को फॉल्स कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस कंडीशन हम फॉल्स नहीं कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि साइकिल में क्या बोला कि साइक्लिक वेट अलाउ नहीं करें। तो अब साइक्लिक वेट अलाउ नहीं करना है, मतलब हम ये ट्राई करें कि ये P3 प्रोसेस, या हम यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, P3 प्रोसेस R4 के लिए क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। ये किसको अलोकेटेड है, R1 P1 को अलोकेटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये लगा दे कि कभी भी कोई भी प्रोसेस
अगर रिक्वेस्ट जनरेट करती है तो प्रोसेस उसके जो भी रिसोर्स, एक प्रोसेस को आईडी प्रोवाइड कर देंगे हम और एक रिसोर्स को आईडी प्रोवाइड कर देंगे। अब हम एक रूल बना देंगे कि कोई भी हायर आईडी वाली प्रोसेस लोअर आईडी वाले रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब हायर आईडी की प्रोसेस लोअर आईडी के रिसोर्स की रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करे। मतलब देखिए यहां पे हम सिचुएशन इस टाइप से जनरेट करें कि P1 के पास जो रिसोर्स है अलोकेटेड दैट इज व्हाट R1, जैसा हमने बोला, और ये रिक्वेस्ट किसके लिए कर रहा है, R2 के लिए, R3 के लिए। अब मान लीजिए P3 जो है वो किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 के लिए। तो ये जो सिचुएशन है P3 R1 के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, तो ये आपका क्या है, साइकिल बन रही है। तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी हायर आईडी वाली प्रोसेस लोअर आईडी के रिसोर्स की रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो इन दिस मैनर हम यहां पे क्या बोलते हैं कि ये आपका डेडलॉक क्रिएट नहीं होने देगा। मतलब आपने सिंपल सा ये कह दिया कि P1 जो है, अब आईडी का मतलब क्या है, देखिए या तो हम नाम लिख रहे हैं कि P1 P2 P3 P4 या R1 R2 R3 R4, ये तो हमने हमारी सहूलियत के लिए लिख दिया प्रोसेस के नाम और रिसोर्सेज के नाम। अब हम यहाँ पे एक्चुअली क्या बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट जनरेट आईडी टू ईच प्रोसेस एंड ईच रिसोर्स। हर प्रोसेस और हर रिसोर्स को क्या करे, एक आईडी जनरेट करे। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस उसकी हायर आईडी वाली प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है, बट लोअर आईडी वाले के लिए रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर सकता। यानी कि P1 जो है P2 लाइक R1 R2 R3, मतलब हायर यानी इक्वल या हायर बोल सकते हैं हम। सो लाइक R1 R2 R3 इनके लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। P2 जो है वो आपका R2 R3 R4, ठीक है, इस तरीके से वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। मतलब हम या तो एग्जैक्टली हायर आईडी के लिए कंसीडर कर ले, तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि P1 R2 के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है R3 के लिए, ये R3 R4 के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है, R5 के लिए जनरेट कर सकता है। मतलब हमने जस्ट आईडी उसके सबस्क्रिप्ट को कंसीडर कर लिया कि इसकी आईडी 1 है, इसकी आईडी R2 है 3, इसकी आईडी क्या है 2 है, रिसोर्स की आईडी 3 4 5 है। तो ये इसकी आईडी से ग्रेटर वाले रिसोर्स के लिए क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। अब देखिए रिक्वेस्ट जनरेट करने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ऑलरेडी एक रिसोर्स है और आप नए रिसोर्स के लिए क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो। सो हम यहाँ पर साइक्लिक मैनर में हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि P1 ने R2 अलोक के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करी, पॉसिबल है। R2 किसके पास है, P2 के पास ऑलरेडी एलोकेटेड था। P2 ने R3 के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करी, दैट इज पॉसिबल है। ये रिक्वेस्टिंग लाइन है, ठीक है। तो रिक्वेस्टिंग लाइन में हम हमेशा क्या बोले कि रिसोर्स की आईडी प्रोसेस से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये रिसोर्स की आईडी प्रोसेस से ज्यादा है, चलेगा। फिर ये रिसोर्स किसके पास था, P3 के पास था। अब P3 R4 के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है, ठीक है, P3 R4 के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। बट यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर P3 को R1 की रिक्वायरमेंट है तो ये P3 R1 के लिए रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि R1 की आईडी कम है और P3 की आईडी क्या है, ज्यादा है। तो हायर आईडी प्रोसेस लोअर आईडी रिसोर्स को जनरेट अगर नहीं करेगा तो हम इस तरीके से साइकिल को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन टू ब्रेक द साइकिल। बट अल्टीमेटली वही हो रहा है कि यहां पर इट मे पॉसिबल कि सिचुएशन इस टाइप से आए कि आपकी, देखिए हमेशा होना क्या है, साइकिल एक किस कंडीशन में क्रिएट हो रही है कि जब कोई रिसोर्स आपका क्या होगा, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के पास है और दूसरी प्रोसेस क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। तो ये तो फिक्स है कि मान लीजिए P1 प्रोसेस के पास कोई भी एक रिसोर्स है, लाइक R4 रिसोर्स है, अब कोई और प्रोसेस उसके लिए रिक्वेस्ट कर रही है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो नई प्रोसेस है उसकी आईडी और जो अलोकेटेड प्रोसेस है उन दोनों की आईडी में डेफिनेटली डिफरेंस तो होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उस आईडी पे एक रूल बना दिया है हमने। तो अगर मान लीजिए P1 के पास R4 है तो फिर R4 उससे P1 के बाद वाली आईडी वाली प्रोसेस क्या कर सकती है, रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर सकती। मतलब हमें अल्टीमेटली रूल्स, अभी हम सिर्फ समझने के लिए कंडीशन बोल रहे हैं कि ऐसा रूल बना दिया तो साइकिल ब्रेक हो गई। तो हमने एक रूल बना दिया कि ये एक साइकिल थी, इसमें मैंने रूल बना दिया कि P3 की आईडी ज्यादा है तो वो R1 को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो इससे इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं कि साइकिल कहीं ना कहीं ब्रेक कर पा रहे हैं। देखिए साइकिल से हमेशा डेडलॉक कब आएगा, जस्ट समझिए इस बात को कि साइकिल इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। बाकी तीन कंडीशन भी चाहिए हमें। क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हमने बोला कि ये साइकिल ऑलरेडी सिस्टम में है, अब हमारे पास हमने क्या नेचर बना रखा है, रिसोर्स का शेयरेबल, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉल्स कर रखा है हमने। मतलब R1 का नेचर शेयरेबल है, तो R1 P1 के पास भी है और R1 को P3 भी शेयर कर रहा है। तो अब साइकिल ब्रेक हो गई, क्योंकि P3 को ऑलरेडी R3 तो था, R1 शेयर कर पा रहा है, थोड़ी देर बाद इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, साइकिल ब्रेक हो जाएगी। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि साइकिल के साथ प्रीवियस तीन कंडीशन होगी तभी डेडलॉक 100% आएगा।
यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होना चाहिए, होल्ड एंड वेट भी होना चाहिए, मतलब ये होल्ड करके वेट कर सकता है। अगर आपने उधर बोल दिया कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है उससे पहले R3 रिलीज करे, तो अगर इसने R3 रिलीज कर दिया तो P2 का काम हो जाएगा, तो साइकिल ब्रेक हो जाएगी। मतलब अल्टीमेटली चारों कंडीशन चाहिए ही चाहिए हमें डेडलॉक के लिए। तो अभी हमने इंडिविजुअल फॉल्स किया, अब हम सर्कुलर वेट को फॉल्स करने के लिए कंडीशन क्या बोल दी कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को साइक्लिक मैनर में वेट नहीं करने देंगे हम, ठीक है। हाँ, मतलब हायर आईडी की प्रोसेस लोअर आईडी के रिसोर्स को रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर सकती, दैट इज जस्ट अ रूल, ठीक है, ये हमने बना दिया। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे क्या किए, प्रिवेंशन के लिए, डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। अब देखिए डेडलॉक प्रिवेंशन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो डेडलॉक प्रिवेंशन का काम है ये एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू होगा, मतलब हम अपनी सोलियत से क्या कर रहे हैं, इन कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, फॉल्स या ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। बट अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दैट इज नॉट 100% परफेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसके बाद सेकेंड टेक्निक जो आती है हमारी, दैट इज डेडलॉक अवॉइडेंस, ठीक है, एंड रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है, अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे डेडलॉक को अवॉइड करना है आने से, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट, मतलब डेडलॉक आ गया और हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को पहले हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अभी प्रिवेंशन में क्या किया कि अगर हमने 4 में से एक कंडीशन फॉल्स कर दी तो डेडलॉक आएगा ही नहीं, आने से ही रोक दिया। अब डेडलॉक आ तो रहा है आपके पास, ठीक है, लेकिन हम उसको करंटली क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। सो जस्ट सी दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व मेंटेनिंग अ सेट ऑफ डेटा यूजिंग विच डिसीजन इज मेड वेदर टू एंटरिंग द न्यू रिक्वेस्ट और नॉट, ठीक है। If entertaining the new request caused the system to move in an unsafe state, then it is discarded. This strategy requires that every process declare its maximum requirement of each resource type in the beginning. And the main challenge with this approach is predict the requirement of process before the execution. Got it? So देखिए अब avoidance का मतलब क्या होता है एक्चुअली, कि पहले हम क्या बोलते हैं कि अभी हमारा सिस्टम क्या है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, लाइक हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दिस इज द सिस्टम, ये है एक सेफ स्टेट और ये है अनसेफ स्टेट, ठीक है, सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट। अब मान लीजिए अभी आपका सिस्टम सेफ स्टेट में, मतलब प्रॉपर एग्जीक्यूशन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स की मान लीजिए रिक्वेस्ट जनरेट की, ठीक है। अब अगर मान लीजिए उस प्रोसेस की रिक्वेस्ट आती है और वो रिक्वेस्ट को आप क्या करते हो, एंटरटेन करते हो, मतलब आप उस रिक्वेस्ट को अलाउ करते हो, ठीक है, उसको रिक्वेस्ट को जनरेट करने के लिए आपने अलाउ किया, तो हम ये देखेंगे कि उस रिक्वेस्ट को जनरेट करने के बाद, मतलब बिफोर जनरेटिंग दैट रिक्वेस्ट आपका सिस्टम यहाँ पे था, किसमें था, सेफ स्टेट में था। अब उस प्रोसेस ने वो रिक्वेस्ट जनरेट की, अब रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद क्या होगा, अगर वो पर्टिकुलर सिस्टम अनसेफ स्टेट में चला जाता है तो हम उस टाइप की रिक्वेस्ट को अलाउ ही नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पहले तो हम उसको एंटरटेन करके चेक कर रहे हैं, मतलब पहले हम चेक कर रहे हैं कि अगर मैं इसको अलाउ करूँ तो क्या सिस्टम सेफ से अनसेफ स्टेट में जा रहा है, क्या सिस्टम सेफ से अनसेफ में जा रहा है। अगर वो अनसेफ में जा रहा है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। अब हम बोलेंगे अनसेफ स्टेट कैसे पता चलेगी, तो वो अभी हम समझेंगे कि किस तरीके से पता कर रहे हैं। तो अब अनसेफ स्टेट का मतलब क्या है, तो देखिए अगर आपका सिस्टम सेफ स्टेट में, मतलब वहां पे कभी भी डेडलॉक नहीं आ सकता है, ठीक है, डेडलॉक कैन नेवर अकर इन सेफ स्टेट। लेकिन अगर डेडलॉक आ रहा है सिस्टम में, मतलब 100% वो कौन सी स्टेट है, अनसेफ स्टेट है, मतलब कि अनसेफ स्टेट के अंदर डेडलॉक आएगा, मतलब डेडलॉक जब भी आएगा वो किस स्टेट में आएगा, अनसेफ में आएगा। सेफ में कभी डेडलॉक नहीं आ सकता, मतलब अगर आपके सिस्टम में डेडलॉक आ रहा है मतलब वो स्टेट कौन सी है, अनसेफ स्टेट है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने से क्या सिस्टम अनसेफ स्टेट में जा रहा है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि सिस्टम अनसेफ स्टेट में गया तो डेडलॉक आएगा ही आएगा, लेकिन डेडलॉक एक ही कंडीशन में आएगा जब आपका सिस्टम का वो अनसेफ स्टेट में हो। समझ में आया, मतलब कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन आने के चांस तभी बनेंगे जब वो कहाँ हो, अनसेफ स्टेट में हो। अगर सेफ स्टेट में है तो कभी डेडलॉक नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे हमें पता है कि अगर सिस्टम अनसेफ में गया मतलब डेडलॉक आ सकता है, और डेडलॉक आने के चांस है तो हम वहाँ पर वो अलाउ ही नहीं करेंगे, मतलब आने ही नहीं देंगे उसको। हम क्या बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर स्टेट में अगर वो जा रहा है तो वी जस्ट अवॉइड दैट पर्टिकुलर,
हम उस रिक्वेस्ट को अवॉइड कर देंगे, हम उसको जनरेट नहीं होने देंगे। ठीक है, सो सिंपल सा कंडीशन क्या है कि दिस स्ट्रेटेजी, इसमें एक चैलेंज क्या है आपका कि यू नीड टू प्रिडिक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस बिफोर एग्जीक्यूशन, मतलब हर प्रोसेस को अपनी रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए करंट सेफ स्टेट में आपका एग्जीक्यूशन चल रहा है, 3 नई प्रोसेस आई, 4 प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही थी, 3 नई प्रोसेस आई। अब उन तीनों नई प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, अपनी करंट रिक्वायरमेंट्स को शो करना पड़ेगा। अब उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको कितने रिसोर्स की रिक्वेस्ट है, कितने रिसोर्सेस उसको चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर वो पहले से बताई तो हम क्या करेंगे, वर्चुअली उसको अलोकेट करके देखेंगे कि क्या इनको अलोकेट करने से रिसोर्स या सिस्टम जो होगा आपका सेफ स्टेट में रहेगा। अगर सेफ में रहेगा तो हम उसे कर देंगे, या हम उसको अलाउ कर देंगे रिक्वेस्ट करने के लिए या वेट करने के लिए। ठीक है, और उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर हम उनको एंटरटेन करते हैं, हम उनको अलाउ करते हैं वेट करने के लिए, और अगर सिस्टम अनसेफ में चला जाता है तो हम उनकी रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देंगे। तो दैट इज ओनली द सॉल्यूशन, या हम बोल सकते हैं दैट इज ओनली द प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस। अब इसमें हम क्या बनाते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड बैंकर्स एल्गोरिथम इज द एग्जांपल ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस स्ट्रेटजी। मतलब एक्चुअली अगर हम बात करें तो डेडलॉक प्रिवेंशन जो हमने पढ़ा था उस पर हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बट अवॉइडेंस पे हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मेनली जो डेडलॉक में क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो वो आता है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ प्रोसेस है, उनकी मैक्सिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट ये, तो कितनी यूनिट मिनिमम रिसोर्स की होनी चाहिए ताकि डेडलॉक नहीं आए सिस्टम में, उस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेकेंड आपका बैंकर एल्गोरिथम और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो न्यूमेरिकल मैक्सिमम बनते हैं वो यहीं से बनते हैं डेडलॉक के। सो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और बैंकर्स एल्गोरिथम इसके एग्जांपल है किसके, डेडलॉक अवॉइडेंस स्ट्रेटजी के। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं कि किस टाइप से हम उसको, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है आपका। सो देखिए, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम क्या बोलते हैं कि हम जो भी सिचुएशन है अभी सिस्टम की सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अब इसमें ग्राफ बनाएंगे एक्चुअली हम, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, प्रोसेस रिसोर्स की रिक्वेस्ट, प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, वो किसी को अलोकेट है, तो यहाँ पर एक्चुअल ग्राफ कैसे बनेगा, वो तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही रेंडमली बना दिया था। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो 2 चीजें होगी। ग्राफ के अंदर क्या होता है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ग्राफ, एक वर्टेक्स और एक एज। सो यहाँ पे वर्टाइसेस क्या होंगे, मतलब ग्राफ में अगर मैं बात करूँ, सो देयर आर 2 टर्म्स, द फर्स्ट वन इज वर्टेक्स एंड द सेकेंड वन इज एज। सो वर्टेक्स का मतलब क्या है, कौन कौन से वर्टेक्सेस होंगे यहाँ पे। तो देखिए, हम 2 चीजों को वर्टेक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, पहला प्रोसेस को और दूसरा रिसोर्स को। ठीक है, रिसोर्स, सो प्रोसेस और रिसोर्स 2 पर्टिकुलर टाइप के वर्टाइसेस होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग जो रिसोर्स होगा इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम यहाँ पे एक्चुअली क्या बोल रहे हैं कि रिसोर्स जो होगा और प्रोसेस जो होगा दोनों नोड है, दोनों वर्टेक्स है। तो अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो हम प्रोसेस को सर्कल बना देंगे और रिसोर्स के लिए हम क्या बना देंगे, दैट इज रेक्टेंगल। ठीक है, रिसोर्स का जो नोड होगा वो रेक्टेंगल होगा। अब फर्दर रिसोर्स के जो होते हैं, रिसोर्स का जो नोड होगा वो 2 टाइप के होंगे, मतलब आपके रिसोर्स की कितनी यूनिट सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या बोला कि एक टाइप के रिसोर्स जो हैं आपके वो 3 लगे हुए हैं सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम में मोर देन 1 रिसोर्स है सेम टाइप के, तो उस रिसोर्स की कितनी यूनिट है, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि रिसोर्स आपका सिंगल इंस्टांस है या मल्टी इंस्टांस है। देखिए, प्रोसेस का सिंपल नेचर होगा, सर्कल होगा, सर्कल के अंदर प्रोसेस का नेम लिखा होगा। रिसोर्स के लिए रेक्टेंगल बनाएंगे। अब रेक्टेंगल में हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रिसोर्स की करस्पॉन्डिंग कितने इंस्टांस है ये भी शो करने, सिंगल इंस्टांस है रिसोर्स का या मल्टीपल इंस्टांस है, वो कैसे शो करेंगे अभी हम देखते हैं। मतलब रिसोर्स में फर्दर 2 टाइप के नोड हो गए, सिंगल इंस्टांस रिसोर्स, मल्टी इंस्टांस, दोनों के लिए रेक्टेंगल यूज करेंगे, प्रोसेस के लिए सर्कल यूज करेंगे।
अब जो हमारे पास एज है, तो देखिए एज हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तो रिक्वेस्टिंग एज अलग होगी, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ एजेस। फर्स्ट वन इज रिक्वेस्टिंग या रिक्वेस्टिंग एज, कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तो रिक्वेस्टिंग एज होगी। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हमने कोई रिसोर्स ऑलरेडी अलोकेटेड है, तो वो क्या होगी, अलोकेशन एज, अलोकेशन एज। सो रिक्वेस्टिंग एज, अलोकेशन एज। और थर्ड वन क्या है कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स के पास एक रिसोर्स मतलब एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स अलोकेट है और किसी एक के लिए क्या कर रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है। अब मान लीजिए वो किसी नए रिसोर्स के लिए क्या करना चाहती है, क्लेम करना चाहती है, तो वहां पर एक और एज बनाते हैं, क्लेम एज। अब देखिए क्लेम एज और रिक्वेस्ट एज में क्या डिफरेंट है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। क्लेम एज, अब देखिए हम यहां पर एक सिचुएशन क्रिएट करके देखते हैं। सो सबसे पहले तो हमने बोला कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम ग्राफ बनाएंगे जो सिस्टम की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन को दिखा रहा है कि क्या है वहां पर। वर्टाइसेस और एजेस रहेगी। वर्टेक्स में हमारे पास प्रोसेस रिसोर्स रहेंगे, प्रोसेस को सर्कल से, रिसोर्स को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करना है। और रिसोर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, सिंगल इंस्टांस रिसोर्स या मल्टी इंस्टांस रिसोर्स। फिर एजेस में रिक्वेस्टिंग एज, अलोकेशन एज और क्लेम एज, 3 टाइप की एजेस होगी यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर एक ग्राफ में क्रिएट करता हूँ, आई जस्ट क्रिएट वन ग्राफ हियर, लाइक एक प्रोसेस है P1, वो एक पर्टिकुलर रिसोर्स है R1 जो किसको अलोकेटेड है, P1 प्रोसेस को, ठीक है। एक रिसोर्स है R2 जो किसको अलोकेटेड है, लाइक R1 रिसोर्सेज इज अलोकेटेड टू P1। और मान लीजिए यहां पर R2 P2 प्रोसेस को R2 अलोकेटेड है, ठीक है। हम यहां पर रिसोर्स को क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल से, और प्रोसेस को क्या बना रहे हैं, सर्कल से। तो R1 किसको, देखिए ये जो लाइन है दिस इज व्हाट अलोकेशन लाइन। अलोकेशन लाइन का मतलब क्या है, रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एज जा रही है। लाइक अगर मान लीजिए कोई रिसोर्स है और उससे प्रोसेस की तरफ आपने एज ट्रांसफर की, सो दिस लाइन इज कॉल्ड अलोकेशन लाइन। अलोकेशन लाइन मतलब ये रिसोर्स इसको अलोकेटेड है, और अगर आपका यहां पे क्या बोल रहे हैं हम, प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ लाइन जा रही है, किसी भी प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ आपकी स्ट्रेट लाइन है, सो दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्टिंग लाइन। ये क्या होगी, आपकी रिक्वेस्टिंग लाइन होगी। सो प्रोसेस, रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ लाइन जा रही है, प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ लाइन जा रही है, सो रिक्वेस्टिंग लाइन। और अगर मान लीजिए प्रोसेस से हमने रिक्वेस्ट की रिसोर्स की तरफ डॉटेड लाइन बनाई है, सो दैट लाइन इज व्हाट, क्लेम लाइन। क्लेम लाइन, ठीक है। सो तीनों लाइन में डिफरेंस समझ में आया। रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ रिक्वेस्टिंग, प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ अलोकेटिंग, प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ रिक्वेस्टिंग, एंड प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ क्या डॉटेड लाइन है, तो क्या है, क्लेमिंग। मतलब ये डॉटेड क्लेम है, अगर इसको डार्क बना दिया तो रिक्वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज टू व्हाट, दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस। अब मैं यहां पे एक सिस्टम बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका 2 रिसोर्स है R1 R2। अभी ये सिचुएशन देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाया है किसी भी सिस्टम की करंट सिचुएशन जो है वो ये है। अब हमें ये देखना है कि R1 जो है वो P1 को अलोकेटेड है, और P2 जो है वो R1 के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब ये इसके पास अलोकेटेड है और ये इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अब इन दोनों ने, ये इसके लिए रिक्वेस्ट तो कर रहा है, साथ में ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसके लिए क्लेम क्रिएट कर रहे हैं। मतलब इन दोनों के लिए इन दोनों की रिक्वेस्ट भी आ रही है, मतलब क्लेमिंग। मतलब अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या थी आपकी कि R1 P1 को अलोकेटेड है और P2 जो है वो R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ये एक लाइन चल रही थी आपकी। अब हम बोल रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम R2 के लिए दोनों क्लेम कर रहे हैं, दैट जनरेट, मतलब हम P1 बोल रहा है कि मुझे भी R2 चाहिए, P2 बोल रहा है कि मुझे भी R2 चाहिए, दोनों R1 के लिए क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों में से किसको रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए अलाउ करेगा। मतलब देखिए अल्टीमेटली हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि P1 के पास ऑलरेडी R1 तो था, और वो किसके लिए क्लेम कर रहा है, R2 के पास। P2 ऑलरेडी R1 की रिक्वेस्ट के लिए बैठा हुआ है,
और अब इसने क्लेम R2 के लिए भी कर दिया। तो मान लीजिए अगर आप ये R2 रिसोर्स P2 को अलोकेट कर दोगे, अगर आपने ये R2 रिसोर्स, देखिए दो काम हो सकते हैं, ये क्लेम कर रहे हो R2 अवेलेबल है, R2 का एक ही इंस्टांस है और R2 आपका क्या है, अवेलेबल है, और दोनों ने एक साथ क्लेम करा किसके लिए, R2 के लिए। ये तो सिचुएशन है आपकी ऑलरेडी। अब ये R2 रिसोर्स के लिए दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम रिक्वेस्ट वर्ड यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने किसी को अलोकेट नहीं किया, तो दोनों क्लेम कर रहे हैं, अवेलेबल है R2। सो हमने यहां पे क्या बोला कि R2 अवेलेबल है, तो आपने एक काम तो ये कर दिया कि R1 आपका किसके पास था, P1 के पास, और P2 क्या कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही। ये रिक्वेस्टिंग लाइन, ये एलोकेशन लाइन जो हमने वहां पे लिखी कि रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ अगर जा रही है तो अलोकेट, प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ रिक्वेस्टिंग। अब मान लीजिए मैं R2 रिसोर्स P2 को अलोकेट कर दूं, तो ये लाइन एरो ये बन जाएगा। अब जैसे ही आपने इसको अलोकेट कर दिया, मान लीजिए किसी रिसोर्स को, किसी प्रोसेस को आपने अलोकेट कर दिया, अगर वो ऑलरेडी अलोकेटेड है, तो अब जो नई प्रोसेस को हम क्लेम बोल रहे थे, अब वो क्लेम की बजाय क्या हो जाएगी, रिक्वेस्ट हो जाएगी। गॉट इट? क्योंकि अभी हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि R2 अवेलेबल था, तो P1 ने क्लेम किया कि मुझे R2 चाहिए, और साइमल्टेनियसली P2 ने भी क्लेम कर दिया। अब दोनों में से किसको दें? अगर मान लीजिए आपने P2 को दे दिया, तो P2 को अलोकेट हो गया। अब P1 की ये लाइन जो थी अलोकेशन, अब सॉरी क्लेम लाइन, ये रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इट इज नाउ रिक्वेस्टिंग लाइन। ठीक है, अब ये क्या बन गई, दिस इज व्हाट, दिस इज द साइकिल। मतलब R1 P1 के पास है और ये R2 के लिए वेट कर रहा है, R2 P2 के पास है और ये R1 के लिए वेट कर रहा है। दिस इज व्हाट, साइकिल। एंड इफ इट इज अ साइकिल देन दैट इज व्हाट, डेडलॉक। अब देखिए, साइकिल इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। अब यहां पे हम इस पॉइंट को किस वे में बोल सकते हैं कि देखिए, बाकी हम अभी ये तो मान के चल रहे हैं कि चारों कंडीशन आपकी साइमल्टेनियसली होल्ड हो रही, उनमें से किसी को फॉल्स नहीं किया है हमने, क्योंकि हम दूसरा सॉल्यूशन देख रहे हैं, हम अवॉइडेंस देख रहे हैं, तो प्रिवेंशन वाले को भूल जाइए। सो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक और वे है, अगर आपकी सारी कंडीशन भी होल्ड हो रही है, साइकिल बन रही है, तब भी आपकी हो सकता है कि ये साइकिल डेडलॉक क्रिएट नहीं करे। कब? जब आपके, जैसे हमने प्रीवियस बोला कि एक रिसोर्स के लिए सिंगल इंस्टांस भी हो सकता है और मल्टी इंस्टांस भी हो सकता है। तो मान लीजिए अगर R2 के लिए P1 भी रिक्वेस्ट कर रहा है और P2 भी रिक्वेस्ट कर रहा है, और R2 दो रिसोर्स है, R2 टाइप के दो रिसोर्स अवेलेबल है सिस्टम में, तो एक P1 को दे दो और एक P2 को दे दो। एक P1 को आपने दे दिया और एक P2 को दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कभी डेडलॉक आने का चांस ही नहीं, क्योंकि कोई रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा है। इसको R2 मिल जाएगा, इसको भी R2 मिल जाएगा, दोनों अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है, यानी ये साइकिल सफिशिएंट है, बट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर सिंगल इंस्टांस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मल्टीपल इंस्टांस है तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, इट में पॉसिबल कि साइकिल के बावजूद भी डेडलॉक नहीं आए। बट अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि सिंगल इंस्टांस। देखिए, इंस्टांस के लिए हम क्या लगा देते हैं, या डॉट लगा देते हैं। एक डॉट लगाया मैंने इस बॉक्स के अंदर, मतलब कि एक इंस्टांस है उसका। सो दिस इज व्हाट, दिस इज साइकिल। ठीक है, और यहां डेडलॉक आ जाएगा। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये एक सॉल्यूशन था आपका। अगर आपने ये R2 रिसोर्स, हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ये R1 ऑलरेडी किसके पास था, दैट R1 रिसोर्स इज ऑलरेडी एलोकेटेड टू P1 एंड P2 इज रिक्वेस्टिंग फॉर दिस रिसोर्स। अब ये R2 रिसोर्स हमने P2 को नहीं देते हुए किसको अलोकेट कर दिया, P1 को। सो P1 को अलोकेट किया तो ये रिक्वेस्ट लाइन बन जाएगी। अब दोनों रिसोर्स P1 के पास है और P2 इन दोनों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली P1 आफ्टर सम टाइम इन दोनों का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये दोनों रिसोर्स रिलीज कर देगा, और वो दोनों किसको मिल जाएंगे, P2 को, और उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। मतलब साइकिल नहीं है, दिस इज नॉट अ साइकिल। ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, तो ये साइकिल नहीं बन रही है, और साइकिल नहीं बन रही मतलब डेडलॉक नहीं, दैट इज नॉट अ डेडलॉक। सो ये आपका जो रहेगा दैट इज व्हाट, सेफ स्टेट, और ये अनसेफ स्टेट हो गई आपकी, बिकॉज यहाँ डेडलॉक आने के चांस है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए एक से ज्यादा इंस्टांस है, से अनसेफ स्टेट है, बट हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक इंस्टांस है तो 100% क्या आ जाएगा, वहां पे डेडलॉक आ जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ कंसिस्ट साइकिल देन देयर विल बी अ डेडलॉक, बट कंडीशन क्या है, इफ सिंगल इंस्टांस आर देयर। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इफ सिंगल इंस्टांस ऑफ रिसोर्सेस आर देयर and resource allocation graph contains cycle, that is the deadlock.
तो ये सिचुएशन कौन सी है, डेडलॉक की, ठीक है, दिस सिचुएशन इज ऑफ डेडलॉक। क्या कंडीशन है, इफ रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ, ये रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ, ये भी रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ है, ठीक है। सो हम ये बोल रहे हैं कि इफ रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ कंटेन साइकिल एंड देयर इज अ सिंगल इंस्टांस ऑफ ईच रिसोर्स, देन दैट इज अ डेडलॉक, वो डेडलॉक होगा आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बस हमें ओएस को इस तरीके से मैनेज करना है कि ये सिचुएशन नहीं आए। आपकी करंट सिचुएशन ये थी, इसमें आपको R2 को किसे एलोकेट करना है, उस पर डेडलॉक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आपने R2 P1 को दे दिया तो डेडलॉक नहीं आएगा, R2 P2 को दे दिया तो डेडलॉक आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ओएस क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, मतलब इसका उसने दोनों ग्राफ प्रिडिक्ट करके देखे, इससे साइकिल बन रही है तो इसको नहीं बनाया, इससे नहीं बन रही है तो ये बना दिया, मतलब कि R2 किसको दे दिया, P1 को दे दिया। तो दिस इज द वे टू अवॉइड, वी कैन से दैट द पर्टिकुलर डेडलॉक, डेडलॉक को आने से हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है। सो हम यहां पे एक पॉइंट क्या लिखेंगे, just here we just write down one point here, if single instance है आपके पास of resource, if single instance of resource and there is a cycle, in resource allocation graph, there is a cycle in resource allocation graph, then it is deadlock, ये डेडलॉक होगा आपका, ठीक है। अब हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अगर एक ही इंस्टांस है हर रिसोर्स का, यानी एक एक यूनिट है, तो डेडलॉक होगा, ठीक है ना। अब हम बोल रहे हैं कि इफ मल्टीपल इंस्टांस ऑफ रिसोर्स, then cycle is necessary but not नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ है, ठीक है, उस ग्राफ में साइकिल आ रही है और रिसोर्स के एक एक इंस्टांस है तो डेडलॉक बोल देंगे हम। लेकिन साइकिल आ रही है और रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टांस है तो डेडलॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, उस सिचुएशन में भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मल्टीपल इंस्टांस ऑफ रिसोर्स, देन साइकिल तो चाहिए, देखिए दोनों केस में साइकिल तो बननी चाहिए, इंस्टांस हो या मल्टी इंस्टांस हो, बट मल्टी इंस्टांस में सिर्फ साइकिल को देख के आप नहीं बोल सकते कि डेडलॉक आएगा। तो साइकिल इज नेसेसरी कंडीशन बट सफिशिएंट नहीं, उसके अलावा भी हमें कुछ कंडीशंस देखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब हमें प्रॉपरली उसे चेक करना पड़ेगा कि वो साइकिल आने के बावजूद आपका डेडलॉक है या नहीं है, ठीक है, दैट इज द मेन रोल। तो एक्चुअली जब मल्टीपल इंस्टांस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स के, तो हम सिर्फ ग्राफ से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब रिसोर्स ग्राफ से आप केयरफुली देखेंगे, मैन्युअली हम देख के तो पता नहीं आएगा, बट उसके लिए सेकंड तरीका क्या है बस एल्गोरिथम जो हमने देखा। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ मेनली हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 100% रिजल्ट कब दे देगा, जब एक एक इंस्टांस है आपके, बट अगर मल्टीपल इंस्टांस है तो उससे साइकिल तो बन जाएगी, साइकिल है मतलब डेडलॉक आ सकता आएगा नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि एक और तरीका है हमारे पास, दैट इज व्हाट बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर एल्गोरिथम की हेल्प से हम कर सकते हैं। क्या हुआ बेटा, वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो, वॉइस में क्या दिक्कत है? क्लियर वॉइस नहीं आ रही क्या? अच्छा ठीक है, ओके
सो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि मल्टीपल इंस्टांस होगा रिसोर्स का, सो दैट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डेडलॉक स्ट्रेटेजी. चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड वन इज बैंकर एल्गोरिथम. जैसे हमने बोला डेडलॉक अवॉइडेंस आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, ठीक है, उसमें हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ समझा. नाउ द सेकेंड वन इज व्हाट, डेडलॉक इज बैंकर्स एल्गोरिथम. अवॉइडेंस में हम क्या बोल रहे हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होगा, ठीक है. तो देखिए बैंकर एल्गोरिथम को हम शॉर्ट में इसको अंडरस्टैंड करते हैं. तो हम नॉर्मली इसको कब यूज करेंगे, जब रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टांसेस होंगे, ठीक है. सो इसमें हमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है, देखिए बैंकर एल्गोरिथम इज डेडलॉक अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी and it is called so because it is used in banking system to decide whether a loan can be granted or not. मतलब एक्चुअली ये जो बैंकर एल्गोरिथम है ये बैंकिंग सिस्टम के लिए बना हुआ है, ठीक है. मतलब बैंक में क्या करते हैं, किसी पर्सन को लोन अगर देना है तो उस पर्टिकुलर पर्सन ने अगर लोन के लिए एप्लीकेशन रजिस्टर की तो उसे लोन अलोकेट करना है या नहीं करना है, तो वहां पे इस एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, बैंकिंग एल्गोरिथम. इसलिए उसका नेम क्या है, बैंकर्स, ठीक है, जो बैंक में नॉर्मली यूज होता है. क्योंकि हम क्या बोलते हैं, किसी पर्सन ने अगर लोन के लिए अप्लाई किया है, तो देखिए लोन के लिए अप्लाई करना मतलब, अब हमने बोला लोन के लिए अप्लाई किया, सो उसने रिक्वेस्ट की. अब हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि बैंकर्स क्या करेगा, बैंकर उसको वर्चुअली लोन अलॉट करके देखेगा कि क्या इसको लोन अलॉट करने से आपका सिस्टम में कोई अनसेफ स्टेट तो नहीं आएगी, मतलब दैट पर्सन इज एबल टू पे द लोन और नॉट. सो हम वही कह रहे हैं कि उस सिचुएशन को हम क्या करेंगे, हम अलॉट करके देखेंगे. मतलब एक्चुअली अमाउंट नहीं दिया उसने वर्चुअली अलॉट करके देखा. वो देखेगा कि यस इसको अलॉट करने से इसकी सैलरी इतनी है एंड दैट ऑल फैक्टर इज परफेक्ट, तो वो उसको लोन अप्रूव कर देगा, अदरवाइज लोन को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा. सो दिस एल्गोरिथम इज मेनली यूज इन अ बैंकिंग, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैंकर एल्गोरिथम. नाउ अब यहां पर बैंकर एल्गोरिथम में क्या क्या होगा, तो देखिए इसमें हम कुछ वेक्टर क्रिएट करेंगे, यानी कुछ वेक्टर या अरे बोल सकते हैं, और कुछ मैट्राइसेस होगी, ठीक है. सो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, एक होता है अवेलेबल, इट इज सिंगल डायमेंशनल अरे, ठीक है, या वेक्टर बोल सकते हो आप. सो इट इज अ अरे दैट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इंस्टांस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप करेंटली अवेलेबल. मतलब हम अवेलेबल नाम का एक अरे बनाएंगे, उस अरे में वो बताएगा कि हर एक पर्टिकुलर टाइप के रिसोर्स के कितने इंस्टांस अवेलेबल है, ठीक है. मतलब कि मान लीजिए आपके पास यहां पर क्या है, 3 रिसोर्स है, R1, R2 और R3. तो हमने क्या बोला कि R1 रिसोर्स की कितनी यूनिट अवेलेबल है, 3 है, R2 की 4 यूनिट अवेलेबल है, R3 की 2 यूनिट अवेलेबल है. तो अभी करंटली सिस्टम में किस रिसोर्स की कितनी यूनिट अवेलेबल है, ये कौन बताएगा, आपका अवेलेबल वाला अरे, ठीक है. तो अवेलेबल अरे इज यूज्ड टू डिफाइन द करंटली अवेलेबल रिसोर्सेस इन द सिस्टम. नाउ सेकंड वन इज मैक्स. सो मैक्स क्या कर रहा है, इट इज 2 डायमेंशनल अरे. अब ये मैट्रिक्स फॉर्म है आपका, ठीक है. दैट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टांसेस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप दैट प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट. मतलब अब हम ये बोल रहे हैं कि इतने तो अवेलेबल है, अब हर प्रोसेस को कितने रिसोर्स की रिक्वेस्ट है मैक्सिमम, वो हम किसकी हेल्प से देखेंगे, दैट इज द मैक्स मैट्रिक्स. तो मैक्स नाम की एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हर प्रोसेस को P1, P2, P3, मान लीजिए 3 प्रोसेस है और लाइक हमारे पास 3 रिसोर्सेस हैं, ठीक है. तो हर प्रोसेस को हर रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो यहां जो हम लिखेंगे दैट इज व्हाट, रिक्वायरमेंट. सो ये 2 डायमेंशनल अरे बनेगा आपका, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है. फिर अलोकेशन, इट इज अ 2 डायमेंशनल अरे दैट स्पेसिफाई नंबर ऑफ इंस्टांस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप हैज बीन अलोकेटेड टू ईच प्रोसेस. मतलब अलोकेशन मैट्रिक्स क्या बता रही है कि अभी हर प्रोसेस को कितने रिसोर्स ऑलरेडी अलोकेटेड है. मान लीजिए हमने बोला कि P1 को R1 की 2 यूनिट चाहिए, ये मैक्स मैट्रिक्स में लिखा है. सेम ऐसी मैट्रिक्स हम अलोकेशन बनाएंगे, जिसमें अगर हमने लिखा P1 को R1 को 1 यूनिट ऑलरेडी अलोकेटेड है, मतलब अगर इसको अलोकेशन मैट्रिक्स ये है कि P1 को R1 की 2 यूनिट अलोकेटेड है, इसको मैं मैक्स मैट्रिक्स बोल रहा हूं. इसका मतलब ये है कि P1 को R1 की 2 यूनिट की रिक्वायरमेंट है. तो अलोकेशन और मैक्स मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम है, वहां पे वो कितने अलोकेटेड है ये बता रहा है, यहां पे ये कितनी रिक्वायरमेंट है ये बता रहा है. फिर नीड, it is 2 dimensional array that specify the number of instance of each resource type that a process required to execute. ठीक है, मतलब कि एक्चुअली कितने रिसोर्स की उसे अब नीड है, नीड होता है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है वो पता कर लिया हमने, और कितने ऑलरेडी अलोकेटेड है. तो अलोकेटेड में से मैक्सिमम में से अलोकेटेड माइनस कर दो, तो जितनी नीड है वो नीड क्या है, मैक्स माइनस अलोकेशन, ठीक है. मतलब हम ये 2 इक्वेशन चलाएंगे यहाँ पे.
हमें यहाँ पे मैक्सिमम अलोकेशन गिवन होगा और अवेलेबल गिवन होगा। ये तीन चीज क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे नीड की। नीड कैसे कैलकुलेट, क्योंकि देखिए उसने क्या बोल दिया कि इस रिसोर्स की, इस प्रोसेस की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इतनी थी और अभी इतने अलोकेट हो चुके हैं, तो अब कितने की नीड है उसे, तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट माइनस अलोकेशन इज व्हाट नीड। सो एक फॉर्मूला हमारा क्या है, नीड इक्वल्स टू मैक्स माइनस अलोकेशन। तो इससे नीड पता चल जाएगी। और जब जब आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अवेलेबल इक्वल्स टू अवेलेबल प्लस अलोकेशन, ये कब करना है, ये लाइन तब करना है जब कोई प्रोसेस क्या होती है, एग्जीक्यूट हो जाती है कंप्लीटली। तो जब कोई प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो जितने भी रिसोर्स उसे अलोकेटेड है उन सबको वो क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो वो रिसोर्स जब वो रिलीज करेगी तो ऑब्वियसली आपके अवेलेबल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम जब भी प्रोसेस रिलीज करेगी तो अवेलेबल को अवेलेबल प्लस अलोकेशन कर देंगे और नीड को मैक्स माइनस अलोकेशन। ये तो इनिशियली आपको कैलकुलेट करना है एक बार। उसके बाद जब जब आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती जाएगी तब तब अलोकेशन अवेलेबल क्या होते जाएंगे, अपडेट होते जाएंगे, यानी उसके अलोकेटेड रिसोर्स रिलीज होंगे और अवेलेबल को इंक्रीज कर देंगे। सो दिस टू लाइन दैट वी नीड टू कैलकुलेट, इसको एक बार कैलकुलेट करना है, इसे जब तक हमारी सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द सिचुएशन। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। सो ये क्या दिया है, अलोकेशन और मैक्सिमम मैट्रिक्स दी हुई है और अवेलेबल। तो एक्स वाई जेड क्या है, रिसोर्स है, और P0 P1 P2 क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि x की 1 यूनिट अवेलेबल है, y की 1 यूनिट अवेलेबल है और z की 1 यूनिट अवेलेबल है। अलोकेशन P0 को x के 2 यूनिट अलोकेटेड है और P0 x की 3 यूनिट की रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब 3 यूनिट मैक्सिमम उसे चाहिए। तो अब नीड कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए नीड हमने जैसा अभी बोला कि नीड क्या होगा आपका, मैक्स माइनस अलोकेशन P0 P1 P2, ठीक है, एंड दैट इज मैक्सी x y एंड z। सो P0 को x की कितनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि P0 को x की मैक्सिमम 3 यूनिट चाहिए थी और उसमें से 2 अलोकेट हो चुकी है। तो 3 - 2 इज व्हाट, 1। तो कितनी नीड है अभी, 1 रिसोर्स की नीड है, इसको x की 1 यूनिट की नीड है। फिर P0 को y की 4 यूनिट चाहिए थी और 3 ऑलरेडी अलोकेटेड कर दी हमने, तो 4 - 3 इज व्हाट, 1। यहाँ पे 4 की रिक्वायरमेंट है और 1 अलोकेट किया, यानी 4 - 1 इज व्हाट, 3। इसको 3 की जरूरत है। ठीक है, वैसे इस लाइन में से ये लाइन माइनस कर दी तो 2 - 1 इज 1। फिर दिस 2 माइनस दिस 0, मतलब इसको P1 को y की 0 अलोकेट हुई है और 2 की रिक्वायरमेंट है, तो 2 - 0 इज 2, 3 - 1 इज 2। फिर लास्ट लाइन 3 - 2 इज 1। नेक्स्ट 2 - 1 इज 1 और 1 - 1 इज 0, तो ये आ जाएगा 1 और ये 0। ठीक है, तो ये आपने नीड कैलकुलेट की। तो नीड कैसे निकाल रहे हो आप, मैक्स माइनस अलोकेशन। नीड कैसे कैलकुलेट किया हमने, नीड इज इक्वल्स टू व्हाट, नीड इज मैक्स माइनस अलोकेशन। मतलब कि आपके पास 2 मैट्रिक्स है, ये मैक्स वाली मैट्रिक्स है, साथ में लिख दी उसने, कॉलम एक ही बनाया है आपका प्रोसेस का, तो मैक्सिमम वाले में से आपने अलोकेशन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो वो आपका क्या हो गया, नीड हो गया। ठीक है, सो मैक्स माइनस अलोकेशन इज व्हाट, नीड। अब नीड आ चुकी है, अवेलेबल आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि इस पर्टिकुलर अवेलेबल रिसोर्स में से किस किस पर्टिकुलर रिसोर्स को आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस को करंटली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो देखिए इसको 113 चाहिए, हमारे पास 110 अवेलेबल है, तो P0 की रिक्वेस्ट तो फुलफिल नहीं हो सकती, इसकी 112 है, ये भी नहीं हो सकती। लास्ट P2 की रिक्वेस्ट क्या है, 110, और हमारे पास अवेलेबल भी कितनी है, 110। तो हम ये बोल सकते हैं कि P2 को हम फर्स्ट अलोकेट करेंगे, P2 एग्जीक्यूट फर्स्ट। हमने P2 को फर्स्ट एग्जीक्यूट किया, तो जब P2 को आप ये रिसोर्स अलोकेट करोगे, ये इसका टास्क कंप्लीट कर देगा, क्योंकि ये 1 1 1 और 0 अलोकेट कर दिए, वो कंप्लीटली क्या हो गया, रिलीज एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आफ्टर सम टाइम जब वो कंप्लीटली रिलीज हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो रिसोर्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जो इसके अलोकेटेड रिसोर्स हैं, देखिए अब अलोकेटेड कितने हैं, 211, रिलीज किसको करेगा, इस प्रोसेस P2 को ऑलरेडी इतने अलोकेटेड है और इतनी की जरूरत थी, तो ये अवेलेबल थे इसलिए ये दे, मतलब टोटल कितने हो गए, 211 और उसमें ये 110 ऐड कर दिया,
तो टोटल इतने इसके पास अवेलेबल थे। अब इसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया सारे, मतलब कितने अवेलेबल हो गए आपके, तो यहाँ से इस को ऐड कर दो, अवेलेबल प्लस एलोकेशन, तो 2 1 1, ये हो गया 3 2 1, 3 2 1। अब आपके पास अवेलेबल हो गए एक्स वाई और जेड। अब एक्स वाई जेड कितने हैं आपके पास, 3 2 1। तो क्या 3 2 1 से हम किसी नई प्रोसेस की रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हैं P0 या P1 की? तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Z की यूनिट 3 चाहिए और Z की 2 यूनिट चाहिए, बट Z की कितनी यूनिट है, एक ही यूनिट है। मतलब अब हमारे पास जो अवेलेबल है इससे हम ना तो P0 को एग्जीक्यूट कर पाएंगे ना P1 को। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अनसेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट ये क्या बन रही है, अनसेफ स्टेट बन रही है। मतलब कि 3 2 1 अगर आपने प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेस, तो उससे ना तो P0 एग्जीक्यूट होगा ना P1। सो दिस इज अनसेफ स्टेट, और इससे देख के हम क्या बोल देंगे कि दैट इज द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। ये सिचुएशन किसकी आ गई, आपकी डेडलॉक की आ गई। सो नॉट इन अ सेफ स्टेट। तो जैसे ही अनसेफ स्टेट में जाएगा तो हम क्या बोल देंगे कि देयर इज अ चांस ऑफ डेडलॉक। तो हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। मतलब ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो नीड की मैट्रिक्स है, या ये जो जनरेट हुआ है, इस पूरे को ही हम ड्रॉप आउट कर देंगे। मतलब हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि P2 को एग्जीक्यूट कर देंगे, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम में सिचुएशन, तो इस टाइप की सिचुएशन को अलाउ ही नहीं, OS विल नॉट अलाउ दिस पर्टिकुलर। हमने ये टेम्पररी चेक किया है हमने, ठीक है। या हम ये सिंपल सा अभी ये समझ लें कि हमें सिर्फ इतना पता करना है कि ये रिक्वेस्ट जो थी, ये जो नीड थी प्रोसेस की, इनको अगर हम फुलफिल करते हैं तो सिस्टम सेफ में रहेगा, या अनसेफ में तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट। ठीक है, सिस्टम कहाँ चला जाएगा, अनसेफ स्टेट में। और अनसेफ में गया तो डेडलॉक आने के चांस है, ठीक है। सेफ में रहेगा तो डेडलॉक नहीं आएगा। सो अभी P0 P1 P2 एग्जीक्यूट हो रही है। अब क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है कि द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और अनसेफ, तो इसके लिए क्या बोल दिया, अनसेफ। या फिर आपसे पूछ लिया कि विच प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट सक्सेसफुली एंड विच विल क्रिएट अनसेफ। सो हम यहाँ पे बोल रहे हैं P0 P1 विल नॉट एग्जीक्यूट, दैट विल बी गो टू द अनसेफ, बट P2 विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन में आस्क इन द एग्जाम, ठीक है। तो किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आएगा, तो ये एक एग्जाम्पल देखा हमने। अब हम कल की क्लास में और इनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टेक्निक जो है हैंडलिंग की वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम PYQs डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन पे आए हुए हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड गुड डे।